हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज इसकी इस वीडियो में अपन देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी रिमीडियल मॉड्यूल का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इकाई कौन सी है अपनी? इकाई है 1, ठीक है ना। अपन इकाई 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अपन ने कितने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ से अपन 51 से चालू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है। तो उत्तर में लिखेंगे अपन, तुलसीदास के काव्य में शांत और करुण रसों की प्रधानता रही है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इनको पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है अपना, बालक बोधि बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? बालक बोधि बधो नहीं तो ही पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। कौन सा है? यहाँ बालकों की जगह है बालक कर लेना, ठीक है। थोड़ा गलत टाइप हो गया है, बालक अपन कर लेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? उंगली दिखाने से कुमड़े का फूल मुरझा जाता है। कौन मुरझा जाता है? कुमड़े का फूल, ओके। अगर आपने इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। यहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे फॉलो करके, तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 54 है अपना, जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा कविता हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषक कलम में प्रकाशित हुई थी। हंस पत्रिका में आत्मकथा कविता कब प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में आत्मकथा कविता सन 1932 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1932 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 56 क्या है अपना, उस समय अर्थात सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? अपना आंसर है सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे। कौन थे? प्रेमचंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है अपना, आत्मकथा कविता में कवि ने संसार को क्या माना है? आत्मकथा कविता में कवि ने संसार को नश्वर माना है। कैसा माना है? नश्वर माना है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है अपना, कविता में कवि ने मधुर यानी भंवरा किसे कहा है? कविता ने कवि में मधुर यानी भंवरा मन को कहा है। किसे कहा है? मन को कहा है। आगे चलें अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 59 क्या है अपना, कवि प्रसाद मन रूपी भंवरा किन यादों के आसपास गुनगुना कर अपनी कहानी कहता चाहता था? कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा अतीत की यादों के आसपास गुनगुना कर अपनी कहानी कहना चाहता था। कैसा? गुनगुना कर अपनी कहानी कहना। क्वेश्चन नंबर 60 है, कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे हैं? कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। किसका सामना कर रहे हैं? पतझड़ का। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? निराशा का। क्वेश्चन है अगला, आत्मकथा कविता में किस पंक्ति की अभिव्यक्ति हुई है? आंसर है, आत्मकथा कविता में जीवन के अर्थात एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 है अपना, पेशड़ी के कपेलों को लालिमा की तुलना किससे की गई है? पेशड़ी के कपेलों की लालिमा की तुलना उषा काल की अरुणिमा से की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है अपना, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। क्या भाग गया? जीवन का सुख। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्साह कविता मुख्य रूप से क्या है? उत्साह कविता मुख्य रूप से एक आवाहन गीत है। क्या है? एक आवाहन गीत। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्साह कविता किस युग की कविता है? उत्साह कविता छायावादी युग की कविता है। किसकी है? छायावादी। क्वेश्चन नंबर 67 है, कवि उत्साह कविता किस युग की कविता है? उत्साह कविता छायावादी युग की कविता है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? कवि निराला का उत्साह गीत बादलों को समर्पित है। किसको समर्पित है? बादलों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है अपना, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? फाल्गुन माह में ऋतुराज वसंत या बसंत ऋतु आती है, ठीक है। आगे चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है अपना, कवि निराला ने के अनुसार फाल्गुन मास की प्राकृतिक सुंदरता अट नहीं रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फाल्गुन मास के आते ही वृक्ष कैसे हो जाते हैं? आंसर क्या है अपना, फाल्गुन मास के आते ही वृक्ष
हरे भरे फूलों से लड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निराला का संपूर्ण साहित्य किस में प्रकाशित है? उत्तर है अपना निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। किसमें? 8 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 क्या है अपना? उत्साह कविता में कवि ने किसका आवाहन किया है? आंसर है उत्साह कविता में कवि ने बादलों से जोर जोर से गरजने का आवाहन किया है। अगला धारा धर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर है धराधर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादलों के लिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 75 है, बादलों के हृदय में कौन छुपा है? आंसर बादलों के हृदय में विद्युत या बिजली छिपी हुई है। कौन छुपा है? विद्युत या बिजली। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? विश्व के शकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के शक्ल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? व्याकुल। क्वेश्चन नंबर 77 है, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? अगला आंसर है अपना घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 78 है अपना, बादल किस दिशा में आते हैं? उत्तर बादल अज्ञात दिशा में आते हैं। किस दिशा में? अज्ञात। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक सुखों से पीड़ित वृद्धि है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 80 है अपना, यह ददुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है? किसने? कवि नागार्जुन ने एक नन्हे बच्चे की निश्चय व निष्ठ कपट मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, कवि नागार्जुन किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? सॉरी, इसका आंसर अभी लिखा नहीं है, भूल गया मैं। आगे चलिए। अगला, बच्चा किसको बिना पलके झपकाए लगातार देखे जा रहा है? बच्चा कवि को बिना पलके झपकाए लगातार देखे जा रहा है। अनिमेष देखना क्या अर्थ आशय? अनिमेष देखने का आशय यह है लगातार देखना। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 84, बच्चा कवि को बिना पलके झपकाए लगातार देखते क्यों जा रहा है? पहचान न पाने के कारण बच्चा कवि को बिना पलके झपकाए लगातार देखे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी क्यों कहा? कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी इसलिए कहा क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या अपना, किसकी उंगलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं? माँ की उंगलियां बच्चों को मधुपर्क कराती हैं। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है? बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है। कैसी नजरों से? तिरछी नजरों से। नन्ही शिशु, क्वेश्चन नंबर 88 है, नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा है? नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से उससे अपरिचित होने के कारण देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ है। क्या है? नाम वैद्यनाथ है। आगे क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, नागार्जुन को क्या नाम माना जाता है? नागार्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। क्या? आधुनिक कबीर माना जाता है। नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना नागार्जुन रचनावली 7 खंडों के नाम से प्रकाशित है। फसल कविता हमें किससे करीब ले जाती है? फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया? कवि नागार्जुन ने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया। किसकी महिमा बताया? हाथों के स्पर्श की महिमा बताया। ठीक है। फसल किसका जादू है? फसल नदियों के पानी का जादू। संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देते हैं? संगीतकार मुख्य गायक का साथ उनकी गायिका को प्रभावशाली बनाने के लिए देते हैं। ध्वनि मध्य सड़क के ऊपर से तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि मध्य सड़क के ऊपर से तो उसे तार सप्तक कहते हैं। ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे तो मंद सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद सप्तक कहते हैं। ठीक है ना। मुख्य गायक को डागरा बजाने का काम कौन करता है? मुख्य गायक को डाडरा बजाने का काम संगीतकार करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 98 पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं। अपने यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे जो कि अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इसलिए अपन इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।